हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल एंड आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब सेट एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम रहा नहीं। इसी संडे आपका एग्जाम होने वाला है। मैं सोचा क्यों ना इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करा दिए जाएं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा स्पाइनल, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है Ab2O4। और स्पाइनल किस पे डिपेंड करता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी पे। तो यहाँ लिख लो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Ab2O4। अब स्पाइनल कितने टाइप्स के पढ़ते हैं हम? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्पाइनल और दूसरा क्या होता है? इनवर्स। तो पहले तो आपको इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल स्पाइनल के लिए फॉर्मूला क्या होगा और इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा। नॉर्मल में देखो, ये जो ए है, ए क्या रहता है? डाइवेलेंट। और बी क्या रहता है? ट्राइवेलेंट। बी क्या रहता है? ट्राइवेलेंट। और ओ आपका एज इट इज रहता है। नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है, ये जो डाइवेलेंट है ये कैसे रहता है? टेट्राहेड्रल बॉयड्स में रहता है। जो डाइवेलेंट है वो टेट्राहेड्रल बॉयड्स में रहता है। और ये जो आपके टू ट्राइवेलेंट्स हैं, बी बी क्या है यहाँ? ट्राइवेलेंट्स। ये किस में रहता है? ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में रहता है। अब यहाँ क्या है, जो डाइवेलेंट है E2+ आयन, वो किस में रहता है? ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में, इनवर्स में। और जो बी है ट्राइवेलेंट, बी क्या है यहाँ? ट्राइवेलेंट। तो एक रहता है टेट्राहेड्रल में और एक किस में रहता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ठीक है, अभी इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। स्पाइनल हमने देखा कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। ये किस पे डिपेंड करता है? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Ab2O4। अभी हमने देखा कि ये क्या होता है? डाइवेलेंट। नॉर्मल का केस देखें, एक होता है नॉर्मल स्पाइनल और दूसरा क्या होता है? इनवर्स स्पाइनल। आपको क्या देखना है? फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कैसे रहता है? नॉर्मल में ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स में रहता है और जो ट्राइवेलेंट है दोनों, है ना, ये किस में रहते हैं? ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा नॉर्मल स्पाइनल का? देखो, इसका ये बनेगा कि ए जो +2 है, डाइवेलेंट है, ये किस में है? टेट्राहेड्रल में। तो यहाँ आ जाएगा TD। और यहाँ 2 जो ट्राइवेलेंट है, ये किस में है? ऑक्टाहेड्रल में। और O4, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और डायरेक्ट ना कभी कभी फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनवर्स में हमने क्या देखा था, जो डाइवेलेंट है वो किस में है? ऑक्टाहेड्रल में। और जो ट्राइवेलेंट थे B3+ आयन, तो एक किस में था? B3 टेट्राहेड्रल बॉयड्स में और एक किस में था? ऑक्टाहेड्रल बॉयड में, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा एक्चुअली? इसका फॉर्मूला होगा ए डाइवेलेंट और बी ट्राइवेलेंट। ये किस में है? ऑक्टाहेड्रल में। और बी ट्राइवेलेंट किस में है? टेट्राहेड्रल में। और यहाँ क्या है? O4। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये है इनवर्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है। और कैसे याद रख सकते हैं आप? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी से। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। किसकी? ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हाई हो, ग्रेटर हो किससे? टेट्राहेड्रल बॉयड्स से। तो वो क्या होगा? नॉर्मल स्पाइनल होगा। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ किसकी? टेट्राहेड्रल बॉयड्स की ग्रेटर हो किससे? ऑक्टाहेड्रल से। वो क्या होगा? इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, कुछ केस आपको याद रखने हैं, जैसे Mn3O4, CO3O4। ठीक है, और जब भी एस ब्लॉक मेटल्स की बात होती है, एल्कली मेटल्स की, वो सब क्या होते हैं? नॉर्मल स्पाइनल होते हैं। जैसे MgCr2O4, ये सब क्या है? नॉर्मल स्पाइनल। NiCr2O4, ये क्या है? नॉर्मल। ये सब क्या है यहाँ पे? नॉर्मल स्पाइनल। कि ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की ग्रेटर है टेट्राहेड्रल से, इसलिए ये क्या है? नॉर्मल स्पाइनल। और इनवर्स में आप किसका एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे? Fe3O4, ये क्या है? इनवर्स है। इसको भी आप कैलकुलेट करके देखना, CFSC की ग्रेटर किसकी आ जाएगी? टेट्राहेड्रल बॉयड्स की। तो ये क्या हो गया? इनवर्स स्पाइनल। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिट।
अब हमें क्या देखना है, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। हमें पता है हमारे पास 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहले हमें इनका क्या कराना होगा, स्प्लिटिंग करानी होगी। स्प्लिटिंग कराने के बाद हम इनका ऑर्डर लिखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, टीबीपी में क्या होता है, ट्राइगोनल में क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या कराते हैं, इनकी स्प्लिटिंग कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, इसमें आपको क्या करानी है, स्प्लिटिंग करानी है। तो यहाँ आपके पास 5d ऑर्बिटल हैं, तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग क्या होती है, ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये ना यहाँ स्प्लिट करते हैं, ये 1 2 और नीचे क्या आता है 1 2। ये आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या जाता है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर का केस है, यहाँ आ जाएगा डी एक्स बाय। अब आप इसको याद रख लेंगे, यहाँ क्या है डी एक्स बाय, ऊपर क्या है डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, फिर यहाँ का क्या है डी जेड स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स जेड डी वाई जेड। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा स्क्वायर प्लेनर का, डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर सबसे हाई होगा, फिर किसका होगा डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर के बाद डी एक्स बाय, देन किसका होगा डी जेड स्क्वायर का, और इसके बाद डी एक्स जेड इक्वल होगा डी बाय जेड के। तो ये एनर्जी ऑर्डर आता है स्क्वायर प्लेनर के लिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब हमें देखना है स्क्वायर पिरामिडल का केस, तो इसका कैसे बनेगा, तो यहाँ जो डी एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। ठीक है, चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, ये दोनों जो है ये क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा डी जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा डी एक्स वाई, और नीचे भी जो है एज इट इज ही रहेगा डी एक्स जेड और डी बाय जेड। तो इसका एनर्जी ऑर्डर क्या आ गया, डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स बाय, और ये क्या आ गया डी एक्स जेड इक्वल टू डी बाय जेड। याद हो गया आपको, बस कहाँ चेंज कराना, ये जो दो ऑर्बिटल है एक्स बाय एंड डी जेड स्क्वायर, इस इनको क्या कराना है, इंटरचेंज कराना है। ठीक है, तो यहाँ हम ओवरऑल भी लिखते जाते हैं। स्क्वायर प्लेनर का क्या आया, स्क्वायर प्लेनर, ये आपको याद रखने, ये पूछा जाता है स्क्वायर प्लेनर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, इसकी सबसे हाई होती है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी है ना ये। इसके बाद क्या देखा था हमने, क्या था बाय स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा डी एक्स बाय, फिर क्या आएगा डी जेड स्क्वायर, देन क्या आएगा डी एक्स जेड इक्वल टू डी बाय जेड, ये देखा था। सेकंड स्क्वायर प्लेनर में क्या, स्क्वायर पिरामिडल में क्या देखा था, स्क्वायर पिरामिडल में हमने देखा था कि ये दोनों क्या कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। तो यहाँ आ जाता है डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, यहाँ आएगा डी जेड स्क्वायर डी एक्स बाय, और यहाँ ये तो एज इट इज रहेगा डी एक्स जेड इक्वल टू डी बाय जेड। ये किसका देख लिया, स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल का। अब किसका देखना, टीबीपी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड पीवीपी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इधर लिख लो। अब इसका क्या करना है, यहाँ ना डी जेड स्क्वायर की हाई होती है, वहाँ स्क्वायर प्लेनर में किसकी हाई हो रही थी, डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, यहाँ किसकी होती डी जेड स्क्वायर, और नीचे क्या रहता है यहाँ पे, ये तो बेरी सेंटर बना दिया, यहाँ रहता है डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर का अपोजिट बन रहा है इसमें, डी एक्स स्क्वायर वहाँ जो ऊपर था यहाँ नीचे है डी एक्स वाई, और ये जो है ये एज इट इज रहेगा डी एक्स जेड इक्वल डी बाय जेड। ठीक है, अब पेंटागोनल में चेंज क्या हो जाएगा, ये डी जेड स्क्वायर तो यही रहेगा, फिर यहाँ क्या पहुंच जाएगा ऊपर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा आपका, यहाँ बेरी सेंटर बना दो, ये यहाँ पे रहेगा डी एक्स जेड और डी बाय जेड। तो क्या आ गया ऑर्डर, यहाँ पे लिख देते हैं, किस में लिखना है, टीबीपी, टी बी पी, क्या देखा टीबीपी में हमने, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, यहाँ क्या है ये इक्वल है किसके, डी एक्स वाई के, और यहाँ हमने क्या देखा, एक्स जेड इक्वल डी बाय जेड। और पेंटागोनल में क्या देखा था, सेम देखा था, पेंटागोनल बाय पिरामिडल का, ये तो रहते ही है, और यहाँ क्या आ जाता है, ये ना ऊपर चला जाता है बस,
यही रहता है, सेम ऑर्डर रहता है। ये देख लिया हमने एनर्जी ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कॉन्सेप्ट अभी आपने रिवाइज कर लिए 2। फर्स्ट आपने क्या देखा, स्पाइनल, स्पाइनल का कॉन्सेप्ट देख लिया, ये रिवाइज कर लिया। सेकंड क्या कर लिया, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हमने रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट 3, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है किसके लिए, विल्किंसन कैटालिस्ट के लिए। तो विल्किंसन कैटालिस्ट होता क्या है, इसका फॉर्मूला जो है वो होता है PPH3 का, PPH3 RHCl, ये होता है विल्किंसन कैटालिस्ट। फंक्शन देखना है कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या कराता है, हाइड्रोजनेशन कराता है किसका, एल्किन का। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपको कैटालिस्ट, उनके फंक्शंस, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। विल्किंसन कैटालिस्ट क्या है, PPH3 का होल थ्राइज RHCl। और जितने भी कैटालिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन्स रूल। और ये क्या कराता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन कराता है। तो आपको यहाँ रेट देखना है कि कौन सा एल्किन फास्ट रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले किसकी रेट होती है, मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्किन, जो मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्किन है उसका रेट सबसे फास्ट होगा। देन किसका होगा, डाई। अब डाई में किसका, एक ही कार्बन पे दोनों एल्किल सब्सटीट्यूट प्रेजेंट हो, एक ही कार्बन एटम पे लगे हुए ये। इसके बाद किसका आता है, साइक्लोहेक्सीन का, ये। फिर किसका आता है, सिस फॉर्म, मतलब एल्किल सब्सटीट्यूट कहाँ लगे हैं, सिस फॉर्म में लगे हैं। इसके बाद किसका आता है, ट्रांस का आता है, दोनों एल्किल कहाँ हो, ट्रांस पोजीशन पे हो। इसके बाद आता है ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्किन, और लास्ट में आता है टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्किन। तो ये क्या है, रेट ऑफ एल्किन फॉर हाइड्रोजनेशन। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ विल्किंसन कैटालिस्ट के लिए। तो पहले मोनो, डाई, साइक्लोहेक्सिन, फिर सिस, ट्रांस, ट्राई, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्किन। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेसिस। अब इसमें आपको बताना है रेट ऑफ एल्किन्स फॉर हाइड्रोजनेशन। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, मोनो, फिर डाया। तो यहाँ तो ये ट्रांस है और ये क्या है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। तो सबसे पहले किसका आएगा, फिर साइक्लोहेक्सिन का, देन आएगा आपके ट्रांस वाले का। इसके बाद क्या आएगा, जो लास्ट में है ट्राई सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का। अब फोर्थ यहाँ आपको बताना है आयोनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट। तो आयोनिक रेडियाई को ऐसे याद रखो, आयोनिक रेडियाई या फिर साइज, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। अगर हमें आयोनिक रेडियाई बताना है तो साइज जितना ज्यादा होगा आयोनिक रेडियाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो सबसे ज्यादा आपको किस में देखने को मिलेगी, जिसपे नेगेटिव चार्ज क्या हो, हाई हो। ठीक है, अभी देखो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल, साइज स्मॉल होगा पॉजिटिव चार्ज होने से। और ये यहाँ आयोनिक रेडियाई भी क्या होगी, आयोनिक रेडियाई जो है वो लेस होगी। और यहाँ साइज क्या होगा, लार्ज, साइज लार्ज, और आयोनिक रेडियाई भी क्या होगी, लार्ज। तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, आपको जैसे क्या निकालना हो, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-l-1। ये आपको अगर निकालना हो एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है एल, एल। और फिर आपको अगर क्या पूछा जाता है, टोटल नोड, तो इसको आप कैसे निकालते हैं, -1। इसको आप कैसे निकालते हैं, n-1। ये एल से फाइंड होता है और ये n-l-1। जैसे मैंने कहा 4f के लिए आपको रेडियल नोड निकालना है, तो n कितना गिवन है, 4। अब f के लिए l की वैल्यू क्या आती है हमें पता है, l इक्वल 0 हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d, 3 हो तो f, 4 हो तो g एंड सो ऑन। इस तरीके से करते हैं। तो f के लिए l की वैल्यू कितनी है, 3, और 1 है, तो क्या करेंगे हम, 4 माइनस 3 माइनस 1। तो रेडियल नोड कितना आ जाएगा, 0। रेडियल नोड कितना आ गया, 0। एंगुलर नोड क्या है, l, जो l है वही तो क्या है, एंगुलर नोड।
तो ये तो क्या आ गया, रेडियल नोड। एंगुलर नोड क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू होगी वही, मतलब 3, और टोटल नोड्स कितने आ जाएंगे, 4 - 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड एंगल को यहाँ मैं बी ए से रिप्रेजेंट कर दे रही है ना। तो बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको मैंने ई एन लिखा है शॉर्ट में, ऑफ सेंट्रल एटम। एटम के अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। एक और कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सराउंडिंग एटम। इन 3 कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको पहले क्या देखना है, सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सराउंडिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन। तीनों में ही ऑक्सीजन है, कॉमन है। तो आप किसके बेसिस पे चेक करेंगे, सेंट्रल एटम। अभी सेंट्रल एटम में आपको क्या दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा होगा। तो हमें पता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है हमें पता है, फ्लोरीन पहले आता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें किसकी हाई है, क्लोरीन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि हम सेंट्रल एटम चेक कर रहे हैं, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपको क्या चेक करना है, सेंट्रल एटम सब में क्या है, ऑक्सीजन। तो आप क्या चेक करेंगे, सराउंडिंग एटम। अभी सराउंडिंग एटम में आपको कुछ बल्की ग्रुप दिख रहे होंगे, ये तो Cl2 है, ये भी लेकिन बल्की आएगा। हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब चेक करेंगे जब तीनों ही ग्रुप क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो हम स्टेरिक क्राउडिंग का केस देखेंगे, और उसका कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम में सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग वाला कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट, देन दिख रहा है सेकंड, देन लास्ट। तो ये होगा आपका ऑर्डर बॉन्ड एंगल का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। इसमें पैकिंग इफिशियंसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या देखना है, पैकिंग इफिशियंसी। देखो वर्ड्स निकालने को आ सकते हैं या फिर पैकिंग इफिशियंसी। तो ये याद रखना है कि बीसीसी के लिए कितनी होती है, एससीसी के लिए कितनी होती है। तो जब सिस्टम आता है सिंपल क्यूबिक का, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, 52.4%। इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, बट हमें भी इतना टाइम नहीं, हमें जल्दी से रिवाइज करना है। तो आप ना इसको याद रख लेना। बीसीसी के लिए कितना होता है, 68%, और एफसीसी के लिए कितना होता है, 74%। ठीक है, और सबसे कम किस में होता है, डायमंड में। जब डायमंड का केस आता है तो इसके लिए कितना होता है, ये 34%। तो सबसे कम किसका होता है, डायमंड का। फिर होता है एससीसी 52, बीसीसी 68, एफसीसी। अब सपोज आपको वर्ड्स निकालने को कह दें, तो आपको क्या करना है, 100 में से पैकिंग इफिशियंसी को माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे 52 को आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 48%। ये वर्ड्स आ गए किसके लिए, एससीसी के लिए। इसी तरीके से आपको बीसीसी में करना है, एफसीसी में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं पैकिंग इफिशियंसी। अभी क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी पूछा जाता है। 7 नंबर में हमने क्या देखा, पैकिंग इफिशियंसी। इसको अच्छे से पढ़ लेना। एससीसी के लिए 52.4% होती है, बीसीसी के लिए 68 होता है, एफसीसी के लिए 74, और सबसे कम होता है डायमंड के लिए 34। और वर्ड्स निकालना मैंने बता दिया कि 100 में से पैकिंग इफिशियंसी को माइनस करो। सपोज आपको एफसीसी के लिए निकालनी है, तो 100 - 74 करो तो कितना आ गया, 26। ये वर्ड्स आ गए। ठीक है, अभी आपको क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सी के लिए याद रखना है, एससीसी के लिए कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। बीसीसी के लिए कितना होता है, 8। एफसीसी के लिए कितना होता है, 12। और लास्ट में आता है डायमंड के लिए, डीसीसी के लिए कितना होता है, 4। तो ये भी याद रख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन आता है और पैकिंग इफिशियंसी या वर्ड से।